हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। टू द पॉइंट हिस्ट्री सीरीज में आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हमारे जो पॉइंट होंगे डिस्कशन के, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये दोनों जो मास मूवमेंट है, इनकी शुरुआत क्यों हुई, ट्रिगर पॉइंट क्या था, कौन इसके लीडर थे, क्या इनके एजेंडास थे, वो सब यहाँ पे हम देखेंगे। और बाद में हम डिस्कस करेंगे PYQs। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी एरा के एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन दोनों मूवमेंट के जो फेस था या जो फेस लीडर थे, वो कौन थे? महात्मा गांधी ही थे। तो इसलिए मूवमेंट अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हम PYQ के साथ इनको देखेंगे। अब बात करते हैं नोट्स के बारे में। तो आप हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या आज की क्लास की PDF आप लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट पे आज की क्लास की PDF अवेलेबल हो जाएगी, तो वेबसाइट से आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके पहले मैंने कई सारे टॉपिक टू द पॉइंट कवर किए हैं, तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट हिस्ट्री की बना दी गई है, तो आप वो सारे टॉपिक को देख सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके ही इस सीरीज को बनाया है, और यहाँ पे कोई भी बकवास नहीं हो रही, कोई कहानियां, कोई किस्से नहीं हो रहा है। केवल हम टू द पॉइंट वन लाइनर के फॉर्म में ही फैक्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात, ये दोनों कैसे थे? मास मूवमेंट थे, जो खिलाफत मूवमेंट है, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है। ये दोनों मूवमेंट का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल सेम है, 1919 से लेकर 1922। 1919 से 1922 के बीच में मूवमेंट हुए। तो इन्हें मास मूवमेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत अधिक जनसंख्या, बहुत अधिक पॉपुलेशन ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। किसान थे, सैनिक थे, मजदूर थे, बिजनेसमैन, इसके अलावा स्टूडेंट, सभी लोग यहाँ पर शामिल थे। साथ ही साथ इन दोनों मूवमेंट का जो फेस था, ये जो प्रमुख लीडर थे, वो महात्मा गांधी जी थे, और उन्होंने ही इस मूवमेंट को शुरू किया था। लेकिन इनके दो ही यहाँ पे मकसद थे। पहला था कि हमारा जो मूवमेंट होगा, हम यहाँ पे स्वराज की बात करते हैं, और हम 1 साल के अंदर अगर हमने सक्सेसफुली यहाँ पे इस मूवमेंट को रन किया, प्रॉपरली हम इसको रन कर पाए, तो हमारा टारगेट होगा कि 1 साल के अंदर हम स्वराज अचीव कर ले। और दूसरा, ये दोनों मूवमेंट कैसे होना चाहिए? नॉन वायलेंस होना चाहिए, मतलब कोई भी हिंसा नहीं होना चाहिए। नॉन वायलेंस तरीके से हम इन दोनों मूवमेंट को रन करेंगे। साथ ही साथ एक और मकसद था, यहाँ पे मेन मकसद था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग अलग होकर काम कर रही थी, तो कोई सक्सेस तो मिल नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे मकसद था कि दोनों पार्टी साथ में आ जाए, एक ही पेज पर आ जाए, और हम एक अच्छा कोई टारगेट अचीव कर पाए। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक बेसिक मकसद था इस मूवमेंट का। तो क्या यहाँ पे वजह थी इन दोनों मूवमेंट को शुरू करने की? पहले वो हम रीजंस को यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहला रीजन था रॉलेट एक्ट। मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा कि बैकग्राउंड क्या था, क्यों रोलेट एक्ट को लाया गया था। तो रोलेट एक्ट 1919 में आया था, और इसमें कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को हम बिना वारंट अरेस्ट कर सकते हैं 2 सालों के लिए, और किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट उसके घर को सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की 6 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी। और अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, लेकिन कुछ जगहों पे प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए थे, हिंसात्मक हो गए थे, स्पेशली इन पंजाब। और पंजाब में जब ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा हिंसात्मक हो गए, वायलेंस होने लगा, तो उसके बाद पंजाब में क्या हुआ? मार्शल लॉ लगाया गया। और मार्शल लॉ लगाने के बाद 13 अप्रैल का दिन था, वैसाखी का दिन था, जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, और काफी सारे लोग मारे गए, जिसे हम जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं। और जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई, विच इज हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन का जो वर्डिक्ट था या उनकी जो रिकमेंडेशन थी, उससे इंडियन खुश नहीं थे। तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर और हंटर कमीशन से खुश नहीं थी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग और भारत की जनता खुश नहीं थी, पहली चीज। दूसरी बात है, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। और यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट की, लेकिन यहाँ पे प्रोविंस में क्या किया गया? डायरकी इंट्रोड्यूस की गई, द्वैध शासन।
तो यहाँ पे जो रिफॉर्म लाए गए थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में, उससे भी भारत के लोग खुश नहीं थे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 1918 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 फिनिश हुई थी। जब पहली वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो उसके बाद हमारे देश की हालत थोड़ी खराब थी, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर बहुत ज़्यादा थी, जो डेली हमें रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे दामों में अवेलेबल हो रही थी। इसके बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी और बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज किए जा रहे थे, रेंट भी बहुत ज़्यादा था, जिससे हमारे पीजेंट मिडिल क्लास के लोग काफ़ी नाराज़ थे। ये भी एक रीज़न था जिसके कारण इन सभी लोगों ने भी बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। तो ये तो कुछ मेन रीज़न हुए जिसके कारण इन मूवमेंट की शुरुआत हुई। अब खिलाफत मूवमेंट का ट्रिगर पॉइंट क्या था वो हम देखते हैं। तो जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, दो पावर्स थी, एक अलाइज पावर और एक सेंट्रल पावर। इनके बीच में पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। अलाइज पावर में रशियन एम्पायर, रोमानिया, फ्रांस, पोर्चुगल, इटली, ग्रीक, ये सब देखने को आपको मिलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। और अगर आप सेंट्रल पावर देखेंगे तो आपको इसमें जर्मनी, जर्मन एम्पायर हो गया, ऑटोमन एम्पायर, बुल्गारिया, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात केवल इतनी है कि ग्रेट ब्रिटेन एक तरफ है, मतलब ब्रिटेन एक तरफ है, और दूसरी तरफ है ऑटोमन एम्पायर। और वर्ल्ड वॉर 1 जब हो रही थी तो ब्रिटेन जो था वो अगेंस्ट किसका था, ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट था। और ऑटोमन एम्पायर में आता था टर्की, और टर्की के जो किंग थे, जो राजा थे ना, वो कहलाते थे खलीफा। वो क्या कहलाते थे, खलीफा कहलाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है तो खलीफा के पद को खत्म कर दिया जाता है। तो सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इंक्लूडेड इंडिया में जो मुस्लिम रहते थे, वो नहीं चाहते थे कि खलीफा का पद खत्म हो, है ना, क्योंकि वो खलीफा को अपना लीडर मानते थे। तो इसलिए भी यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई कि खलीफा का पद बना रहे, उनको टर्की का कुछ एरिया दिया जाए जहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली रूल करें। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत दो भाई करते हैं जिनको अली ब्रदर भी कहा जाता है। अली ब्रदर कौन कौन है, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की। ये मूवमेंट 1919 से लेकर 1924 तक चला। 1919 से 1924 तक खिलाफत मूवमेंट चला, ठीक है। इसके लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई जिसे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कहा गया। इस ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के लीडर कौन कौन थे, तो अली ब्रदर थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी, ये सभी लोग ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के मेंबर थे। अब इस कमेटी की कॉन्फ्रेंस हुई। पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, दिल्ली में हुई, नवंबर में 1919 में कॉन्फ्रेंस हुई। और यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी, क्योंकि वो खिलाफत कमेटी के साथ थे और खिलाफत मूवमेंट को भी लीड करने का काम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम्स की केवल दो ही डिमांड थी। आप देख सकते हैं कि जो खलीफा है, द खलीफा कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेट प्लेस शुड बी रिटेन। तो ये खलीफा का जो प्लेस है उसको रिटेन किया जाए, खलीफे के पद को बना रहना दिया जाए और उसको एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी भी दी जाए, ठीक है। अब कांग्रेस का क्या स्टैंड था, तो महात्मा गांधी जी तो फेवर में थे। महात्मा गांधी जी क्योंकि चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो, और आने वाले समय में अगर हिंदू या इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कोई मूवमेंट शुरू करता तो उसमें अगर हम मुस्लिम्स का साथ देंगे तो मुस्लिम भी हमारा साथ देंगे, सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान रहे थे। पहले तो स्टार्टिंग में कांग्रेस के लीडर ने अपोज किया, लेकिन बाद में जब उन्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ में आई कि आगे जाके हम कोई मूवमेंट शुरू करते तो मुस्लिम कम्युनिटी भी हमारा साथ देगी, तो बहुत मास मूवमेंट शुरू हो सकता है जिसके कारण ब्रिटिशर्स पे काफी प्रेशर पड़ेगा। इसलिए आगे जाके यहाँ पे आप देखेंगे कांग्रेस के द्वारा भी सपोर्ट किया गया था खिलाफत मूवमेंट को, ठीक है। तो इसके बाद खिलाफत मूवमेंट शुरू होने के कुछ समय बाद ही हमारे देश में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ये शुरू हुआ था 1 अगस्त में, 1 अगस्त 1920। ये दिनांक, ये तारीख बिल्कुल रट लेना, याद रखना है, ठीक है। इसकी वजह भी हम समझते हैं, आइए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंसिडेंट हो चुके थे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया था, रॉलेट एक्ट पास हुआ था जिसके कारण जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था, और डिससेटिस्फेक्शन था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के कारण, जिसके कारण बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ। ये पहला मास मूवमेंट था, ये सबसे बड़ा पहला मास मूवमेंट था जिसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी जी, और ये शुरू हुआ था 1 अगस्त को 1920 में, जिसको हम असहयोग आंदोलन या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहते हैं। आइए इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के ऊपर हम कुछ डिस्कशन करते हैं। अब देखिएगा, गांधी जी ने इसे अनाउंस किया था, ठीक है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी भी काफ़ी ख़राब चल रही थी, इसलिए ऑर्डिनरी जो इंडियंस थे वो भी काफ़ी परेशान थे।
तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। अब महात्मा गांधी जी ने तो ऑफिशियली लॉन्च कर दिया, लेकिन उस समय की जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको भी कलेक्ट होकर रेजोल्यूशन पास करना था ना कि हम इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ हैं और हम इस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। इसलिए एक स्पेशल सेशन बुलाया गया। इसलिए क्या किया गया, एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस के जो भी सेशन होते थे वो दिसंबर के महीने में होते थे। इसलिए यहाँ पे इस मूवमेंट को शुरू करने के लिए, रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था 1920 में, जिसे हम कैलकाटा स्पेशल सेशन कहते हैं। ये सितंबर के महीने में बुलाया गया था और इसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। सॉरी, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। और इस स्पेशल सेशन में रेजोल्यूशन पास किया गया था नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम का। ठीक है, रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। लेकिन जब दिसंबर के महीने में फाइनल कांग्रेस की मीटिंग होती है, कहाँ पर? नागपुर में सेशन होता है कांग्रेस का, और जिसके प्रेसिडेंट होते हैं सी विजय राघवाचारी। प्रेसिडेंट कौन है? सी विजय राघवाचारी। और वहाँ पे फाइनल यहाँ पे प्रोग्राम डिक्लेयर किया जाता है डिटेल में कि हम क्या क्या यहाँ पे मूवमेंट रन करेंगे, हमें कौन कौन सी टैक्टिक्स अपनानी है, हमें कौन कौन सी प्लानिंग करनी है, किस तरीके से हमारा मूवमेंट एग्जीक्यूट होगा, एटसेट्रा। मतलब डिटेल प्रोग्राम कहाँ पे दिया गया था? नागपुर के सेशन में। तो आपको कुछ डेट्स आप यहाँ पे याद रखनी। कौन कौन सी डेट मैं आपको बताती हूँ। पहला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए मैनिफेस्टो महात्मा गांधी जी ने कब लॉन्च किया था? तो मैनिफेस्टो इशू किया गया था मार्च 1920 में। इस मैनिफेस्टो की कुछ बातें थी कि हम स्वदेशी के प्रिंसिपल पे काम करेंगे, हम स्वदेशी को अडॉप्ट करेंगे और विदेशी को बाइकआउट करेंगे। इनका एजेंडा था कि जो स्वदेशी बिजनेस हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है, जो खादी वस्त्र उद्योग है, उसको हम प्रमोट करेंगे। हम अपनी सोसाइटी से अनटचेबिलिटी को रिमूव करेंगे। इसके अलावा हमारा जो भी यहाँ पे डॉक्ट्रिन होगा, मतलब मैनिफेस्टो का मेन डॉक्ट्रिन क्या था? नॉन वायलेंट। हम अहिंसात्मक तरीके से पूरा इस असहयोग आंदोलन को रन करेंगे। ये मैनिफेस्टो था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑफिशियली डिक्लेयर कब किया था, अनाउंस कब किया था? तो 1 अगस्त को किया था 1920 में। कांग्रेस ने कब इस रेजोल्यूशन को पास किया? तो कांग्रेस का स्पेशल सेशन बुलाया गया था कलकत्ता में 1920 में, जिसके प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे, और वहां पर इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था। अब डिटेल प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? तो नागपुर का जब सेशन बुलाया गया था कांग्रेस का दिसंबर के महीने में, और वहां पे इस प्रोग्राम को क्लियरली डिटेल में डिस्कस किया गया था, जिसके प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवाचारी। तो ये कुछ डेट्स आपको अलग अलग याद रखनी है। अब इस मूवमेंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो पहली चीज, ये जो मूवमेंट था एक नॉन वायलेंस मैसेज देता था। यहाँ पर बात की गई थी अहिंसा की, और कहा था कि इसी तरीके से हम 1 साल के अंदर स्वराज पालेंगे, ऐसा गांधी जी का सोचना था। यहाँ पे गांधी जी ने अली ब्रदर्स के साथ मिल के पूरे इंडिया में अलग अलग टूर किए, अलग अलग लोगों को इंस्पायर किया और जुड़ने के लिए कहा कि आप इस मूवमेंट से जुड़िए। मूवमेंट के उद्देश्य क्या थे? कि बाइकआउट करना है आपको ब्रिटिश टाइटल एंड गुड्स। तो अगर जैसे कि कई सारे टाइटल दिए जाते थे ना, जैसे कि सर का टाइटल है, नाइटहुड का टाइटल है, तो जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको टाइटल दिया है, आप उस टाइटल को छोड़ दो, और जो विदेशी वस्तुएं हैं ना, गुड्स है, उनको आप बाइकआउट करो। आपको केवल स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाना है, जिससे हमारी जो घर की घरेलू जो हमारी इंडस्ट्री है, जो स्वदेशी इंडस्ट्री और प्रोडक्ट है, उनको प्रमोशन हो, और जिसके कारण हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। हमें ब्रिटिश कोर्ट को बाइकआउट करना है, ब्रिटिश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल है उसको बाइकआउट करना है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब बच्चों को कहा गया, स्टूडेंट को कहा गया, अगर पॉसिबल हो सके, अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए गए किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए। ये सारी बातें यहाँ पे की गई। स्वदेशी को प्रमोट किया गया, खादी क्लॉथ को काफी प्रमोट किया गया, और चरखा जो है वो एक हाउस होल्ड आर्टिकल बनकर आया सामने। चरखा को काफी प्रमोट महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। तो स्टूडेंट ने बिल्कुल इस मूवमेंट का समर्थन किया और काफी संख्या में स्कूल और कॉलेज को लेफ्ट किया। तो जब स्कूल और कॉलेज को ये लोग लेफ्ट कर देंगे तो अब जाएंगे क्या? कहाँ पर? पढ़ाई करना छोड़ देंगे क्या? ना बाबा ना। अब हमारे देश में क्या होगा? हमारे देश के लोगों के द्वारा, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा हमारे देश में कुछ इंस्टीट्यूट्स को ओपन किया गया। अभी हम वो इंस्टीट्यूट यहाँ पर देखेंगे। अब जो बिजनेसमैन थे वो भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर स्वदेशी को बेनिफिट होगा तो उनको भी बेनिफिट होगा। जो पीजेंट थे, जो मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास परेशान क्यों थे? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, रेंट बहुत ज्यादा था। पीजेंट परेशान क्यों थे? क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाए जा रहे थे। तो पीजेंट और मिडिल क्लास ने भी यहाँ पे इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया।
बड़ी संख्याओं में पहली बार महिलाओं ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ क्या था बेसिकली, इस मूवमेंट के दौरान आप देखेंगे जब यहाँ पे मैनिफेस्टो लाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, उसके कुछ समय बाद ही तिलक जी की डेथ हो गई थी। तिलक जी की जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद महात्मा गांधी जी ने एक फंड बनाया था जिसको हम तिलक फंड कहते हैं। और तिलक फंड में लोगों को कहा था कि आपके पास जितनी भी आपकी श्रद्धा है, जितना भी आप डोनेट कर सकते हो तो डोनेट कर। तो बड़ी संख्याओं में विमेंस ने अपनी ज्वेलरीज को भी डोनेट किया था। तो तिलक फंड लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो गई थी, इसलिए तिलक फंड को भी लॉन्च किया गया था। और इसमें 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा भी किया गया था। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे असम में जो टी फार्मर्स थे, तो टी फार्मर्स ने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट जताया और इस मूवमेंट का हिस्सा बने। और उस प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा था? JM सेनगुप्ता उसे लीड कर रहे थे। बड़ी संख्या में सिविल सर्विसेज का बायकॉट किया गया, स्कूल कॉलेज का बायकॉट किया गया, टाइटल को वापस कर दिया गया और लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियों को भी छोड़ दिया। ठीक है, इतनी चीजें ये इस तिलक फंड के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि गांधी जी ने जब नेशन वाइड टूर किया अली ब्रदर के साथ, तो लगभग 90,000 स्टूडेंट ने स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया था। अब वो बच्चे कहाँ जाते? तो लोगों से बोला गया, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, पॉलिटिकल लीडर थे, जिनके पास पैसा था, ऑब्वियस सी बात, उनको कहा गया कि आप अपने इंस्टीट्यूट और कॉलेज को सेटअप करो। तो आप देखिए कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया था, जिसमें है जामिया मिलिया अलीगढ़ में, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ एंड बिहार विद्यापीठ। ठीक है, ये किसकी लीडरशिप में बनाया गया था? आचार्य नरेंद्र देव के लीडरशिप में, जिसमें CR दास और लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन जी का भी कंट्रीब्यूशन था। सुभाष चंद्र बोस जो कि प्रिंसिपल भी बने थे नेशनल कॉलेज एट कलकत्ता में। कई सारे जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन कुचलू, वल्लभ भाई पटेल, आशफ अली, राजेंद्र प्रसाद और टी प्रकाशम। ठीक है, तो ये कुछ लॉयर्स थे जिन्होंने अपनी वकालत को भी छोड़ दिया था। बहुत सारे लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। अली ब्रदर ने मुस्लिम कम्युनिटी को कहा कि जो भी मुस्लिम ब्रिटिश आर्मी में है आप उस आर्मी को छोड़ दो। तो बड़ी संख्या में मुस्लिम ने भी ब्रिटिश आर्मी को रिजाइन कर दिया था। ये सारी चीजें हो रही थी, बाइकआउट चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से एक इंसिडेंट हो जाता है जिसको हम चोरी चोरा इंसिडेंट या चोरी चोरा कांड के नाम से जानते हैं। जिसके बाद ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, उसे महात्मा गांधी जी विथड्रॉ कर देते हैं, मतलब वापस ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम इस इंसिडेंट के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी का कहना था कि हम ये जो आंदोलन चला रहे हैं ये पूरी तरीके से अहिंसात्मक होना चाहिए, कोई भी हिंसा, कोई भी मारकाट नहीं होनी चाहिए, सिंपल शब्दों में, है ना। लेकिन हुआ क्या था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 4 फरवरी 1922 को क्राउड ने, बहुत ज्यादा भीड़ ने, हुआ क्या था, एक शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रही थी जनता, और पुलिस ने क्या कर दी थी? फायरिंग कर दी थी। तो जनता गुस्सा हो गई, तो जनता ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में, मतलब थाना में आग लगा दी। और थाना के अंदर जो थे वो 22 पुलिस भी थे, है ना, पुलिस ऑफिसर या कर्मचारी जो थे वो वहां पर थे, और वो जल गए वहीं पर। ठीक है, तो इसे ही हम चोरी चोरा इंसिडेंट या चोरी चोरा कांड के नाम से जानते हैं। और जब ये चोरी चोरा कांड हुआ तो उसके बाद इमीडिएट इफेक्ट से महात्मा गांधी जी ने विथड्रॉ कर दिया। महात्मा गांधी जी, जब चोरी चोरा इंसिडेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा था ना, 4 फरवरी की घटना है, उस समय महात्मा गांधी जी बारडोली में थे। और फिर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी को 1922 में इस मूवमेंट को विथड्रॉ कर दिया, मतलब असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया। तो यहाँ पे काफी सारे जो पॉलिटिकल लीडर थे वो अपोज में थे महात्मा गांधी जी के। अच्छा खासा चल रहा है मूवमेंट, एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया है, तो इस असहयोग आंदोलन को वापस ना लो। जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, कई सारे लीडर जो थे वो महात्मा गांधी जी के खिलाफ थे। और महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे 12 फरवरी 1922 को इस मूवमेंट को विथड्रॉ कर दिया, मतलब वापस ले लिया। और फिर कुछ समय बाद ही मार्च में 1922 को गांधी जी को जेल हो गई, और गांधी जी को यहाँ पे 6 साल की जेल हो जाती है। और इसके बाद ही CR दास और मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं, जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। जिसका नाम क्या होता है? स्वराज पार्टी होता है। क्लियर हुआ इतनी चीजें? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब आप कई सारी बुक्स से पढ़ते होंगे या कई सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, गूगल पे भी सर्च करते होंगे, तो अलग अलग आंसर मिलते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है, चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है। अगर आप गूगल कर लोगे ना तो गूगल में मिल जाएगा आपको कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। कुछ बुक्स में या
कहीं कुछ आर्टिकल्स में मिलेगा आपको कि 4 फरवरी 1922 को ये इंसिडेंट हुआ था। तो अब प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया है, सही आंसर आपको लगाना है। तो कुछ बच्चा 5 को टिक करेगा, कुछ बच्चा 4 को टिक करेगा। तो मैं आपको कहूंगी कि 4 फरवरी 1922 को टिक करो। क्यों टिक करो 4 फरवरी 1922 को? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे और अगर आपका क्वेश्चन इसको गलत मान लेता है, एग्जामिनर आपको गलत मान लेता है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की साइड है जहाँ पर ये शहीद स्मारक चौरी चौरा है और वहाँ पर यहाँ पे साफ लिखा है कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में घटना हुई थी जिसमें 23 पुलिसमैन मारे गए थे और यहाँ पे 3 सिविलियन की डेथ हुई थी। ये एग्जैक्ट डेटा है, जबकि मैंने आपको अभी क्या बताया, 22 पुलिसमैन थे, क्योंकि हमारी जो बुक है, हम जिस भी बुक को या पब्लिकेशन को फॉलो करते हैं वहां पे 22 लिखा हुआ है, जबकि एग्जैक्ट डेटा आप देखेंगे 23 पुलिसमैन है, 3 सिविलियन है और 4 फरवरी 1922 की घटना है और 12 फरवरी 1922 को जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको विथड्रॉ कर लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये एग्जैक्ट डेटा है और ये डेटा कहाँ का है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की साइट का है। तो आप 4 फरवरी को टिक कीजिएगा, जिससे आप ऑब्जेक्शन भी क्लेम कर सकते हो। मैं मानती हूँ आपकी बुक में 5 फरवरी डेट लिखा होगा, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 4 फरवरी को टिक करना है। क्लियर है? आइए अब हम एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहला है, जो भी मैंने थ्योरी बताई है ना उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल आंसर कर लोगे, ठीक है, अगर अच्छे से पूरी कहानी आपने सुनी होगी। पहला है व्हाट वाज द टूल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मेन टूल क्या था? तो यहाँ पे था नॉन वायलेंट, मतलब हिंसा नहीं होनी है, अहिंसात्मक तरीके से हम आंदोलन करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, Who was the Viceroy of British India during the non-cooperation movement? तो यहाँ पे वाइसराय कौन था? तो चैम्स्फोर्ड था। 1919 में चैम्स्फोर्ड रिफॉर्म आया, तो 1920 में यह असहयोग आंदोलन हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, Which of the following incident was the driven of subsequent withdraw of non-cooperation movement? कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिससे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो चोरी चोरा इंसिडेंट, 4 फरवरी का, 4 फरवरी 1922 को ये इंसिडेंट हुआ था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, who among the following presented the main resolution on non-cooperation movement during the annual session of the Congress in Nagpur of 1920? ये बात आप सभी को पता है कि जो नागपुर में सेशन हुआ था 1920 का, उसमें डिटेल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कि हमें इस मूवमेंट को कैसे रन करना है। और मैंने बताया था प्रेसिडेंट सी आपके राघवाचारी है ना, आई एम सॉरी, सी राघवाचारी वहाँ पे क्या है आपके प्रेसिडेंट है। लेकिन यहाँ पे जो कंप्लीट डिटेल प्रेजेंट की थी वो सीआर दास ने की थी। तो यहाँ पे कंप्लीट रेजोल्यूशन किसने पेश किया? तो सीआर दास ने किया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पायोनियर कौन थे चोरी चोरा इंसिडेंट के? तो पायोनियर थे यहाँ पे भगवान आहिर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो 1920 में, 1920 में शुरू किया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन अ ईयर? हम एक साल में स्वराज प्राप्त कर लेंगे, ये स्लोगन कब दिया था? जब इन्होंने असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि सपोर्टर थे मूवमेंट के, बट वो रिजल्ट नहीं देख पाए, मतलब बीच में ही, इस मूवमेंट के बीच में ही उनकी डेथ हो गई। और वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तभी तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे तिलक फंड की शुरुआत हुई थी, राइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा, इस तरीके का ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछे जाते हैं? जब आप कोई स्टेट एग्जाम देते हो। जब कोई आप स्टेट एग्जाम देते हो तो तब जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी कोई स्टेट एग्जाम दे रहे हो अपने राज्य का, तो आपको अपने एरिया से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने स्टेट से कौन कौन व्यक्ति थे, कौन कौन ऐसे लीडर थे जो कि लीड कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आप लोग देख कर जाओगे, पढ़ कर जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि सेंट्रल लेवल में जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, स्टेट एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन बनते हैं। इन विच एरिया वॉज द राहुल संकीर्तन एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920? तो किस एरिया से राहुल जी लीड कर रहे थे? तो आंसर हो जाएगा छपरा, छपरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ऑप्शन डी। अब चोरी चोरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? चोरी चोरा जो इंसिडेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर करो तो मैं मानूं
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था 1922 में, 1922 में। ठीक है, रीजन है आर है, यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, ये जो पोस्टपोन हुआ था वॉज अपोज बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो कौन से स्टेटमेंट सही है? तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ये बात तो करेक्ट है कि महात्मा गांधी जी ने 1922 में मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था और इस पोस्टपोन यहाँ पे अपोजिशन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन क्या रीजन भी सही है? तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया था, उसका रीजन चोरी चोरा इंसिडेंट था, और उसका अपोज फिर बाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। मतलब बोथ A and B आर ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ऑप्शन C। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय कौन से इंस्टीट्यूट को यहाँ पे सेटअप किया गया था? तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया, बिल्कुल सभी को सेटअप किया गया था। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आज हम BHU के नाम से जान रहे हैं, इसको तो सेटअप मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में किया था, और वन ऑफ द फाउंडर एनी बेसेंट को भी माना जाता है। तो ये घटना तो 1920 के पहले की है, मतलब चौथा यहाँ पे सही आंसर नहीं है। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इनमें से ऐसे कौन से लीडर है जो कि बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स को अपोज कर रहे थे? हुआ क्या था, जब यहाँ पे ये मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी, जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाया जा रहा था। तो ऐसे कौन से लीडर हैं जिन्होंने इस बात का अपोज किया था? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे जब चोरी चोरा एपिसोड हो रहा था? आंसर हो जाएगा बारदोली में, बारदोली, ऑप्शन ए। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे 4 इंसिडेंट है, आपको इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ, स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन कैलकाटा, चोरी चोरा इंसिडेंट एंड नागपुर सेशन। तो इसको आप अरेंज कर दीजिएगा, ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ आने वाले वीडियो पे हम मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।